अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज। और जो मुल्क होता है उसकी माशी पॉलिसीज़ उसके फ्यूचर को डिटर्मिन करने में बड़ा एक कलीदी किरदार अदा करती हैं। और हमारा ये इस वक्त जो प्रेजेंट है वो ये है कि हम लोन्स पे चल रहे हैं, हम खुशियाँ भी मना रहे हैं। लेकिन खुशी की बात ज़रूर है कि IMF के साथ जो हमारा 9th राउंड फंस गया था, लग रहा था कि नहीं होगा। हमने जियो पॉलिटिक्स से लेके आंखें दिखाने तक उनके साथ मामला कर लिए थे, लेकिन फिर आई थिंक इट इज़ वेरी गुड कि प्राइम मिनिस्टर साहब स्टेप्ड इन, ईगो साइड पे रखा और इस वक्त की जो ज़रूरत थी और जो अशद ज़रूरत थी डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए, उन्होंने पूरी तरह से अपना रोल अपनाया। और इस दाद देनी चाहिए शहबाज शरीफ साहब को कि IMF के साथ वो कॉन्स्टेंटली इन टच रहे। 3 दफ़ा दोबारा मिलना आपको बार बार इस तरह की डिस्ट्रेसिंग सिचुएशन में डाल देता है, विच इज़ नॉट ऑब्वियसली वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन तो नहीं होती किसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के लिए। लेकिन फाइनली वो हमारा IMF का जो कर्जा है वो मंजूर हो गया है। हमें फौरी तौर पर $1 बिलियन मिल जाएंगे। $1 बिलियन आज हमें अरब अमारात ने भी दिए हैं, 2 अरब कल हमें सऊदी अरेबिया ने दिए थे। तो थिंग्स आर लुकिंग गुड, बट जाहिर है कि इस वक्त हम घुटनों पे थे, अभी हम सिर्फ खड़े होने की सकत निकाल पाए हैं। अब इसके आगे हमने दौड़ना है, चलना है, रगड़ के चलना है, वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन अभी कम से कम खड़े होने की सकत हमें ज़रूर आ गई है। इसका जाहिर है एक फॉल आउट इफेक्ट भी होगा और अभी हमने देखना है कि ये आगे जाके महंगाई का जो अभी 28% है उस वो किस तरह मुतासर करती है। प्राइसेस जो हैं, जो गैस की बढ़ेंगी, जो बिजली की बढ़ेंगी, वो किस तरह मुतासर करेंगी। जाहिर है अभी ये सब बातें हवाओं में हैं, लेकिन जाहिर है जो पैसे नहीं थे तो वो कम से कम हमारे पास आ गए हैं टू मेक द नेसेसरी कमिटमेंट्स। लेकिन जाहिर है शराइत बहुत सख्त हैं और ये भी कह दिया गया है कि अगर आपने अब कोई इधर उधर होने की कोशिश की मुआहदे से तो फिर आपके लिए दोबारा इससे भी ज़्यादा सख्त शराइत होंगी। तो दैट सेड ये एक मामला तो टल गया है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर कह दिया है कि 14 अगस्त को असेंबलियाँ नहीं रहेंगी, उसके बाद इंटरिम सेटअप आएगा, जो इलेक्शंस हैं वो अपने वक्त पर होंगे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह बार बार कहा जा रहा था IMF का कर्जा नहीं मिलेगा, बार बार ये भी कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं होंगे। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इसकी एक बड़ी लंबी कहानी है। लेकिन उस लंबी कहानी में से आपको जो थोड़ा थोड़ा सीधा हम बातें बता सकते हैं वो ये है कि हमने सुना है कि अदलिया ने बड़े गलत फैसले किए। इंसानी हुकूक की बार बार बात हो रही है। इजराइल हैज स्टेप्ड इन टू डिफेंड PTI। जाहिर है उस पर एक हमने आज मुसद्दिक मलिक साहब की भी एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और जाहिर है वो ठीक कह रहे थे कि इजराइल कौन होता है हमें बताने वाला। लेकिन अगर गलत भी हमें कोई सही बात बताए तो हमें सुन लेनी चाहिए। और जाहिर है कि सही नहीं होगी और अगर ये वाकई एक टेक्सिस है तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी। अगर मास्टरमाइंड हैं चेयरमैन PTI 9 मई के, तो अब तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई। तोशाखाना तो मजाक बन गया है। आज फिर उनको पेश होना था अदालत में। आज बरहम हुए 2 जजेस साहिबान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और कल तक के लिए उनको फिर एक रिलीफ मिल गया है। अब कल उनको पेश होना, उन्होंने तो कहा था 1 हफ्ते की इस्तदा मंजूर कर लीजिए, लेकिन उनको सिर्फ कल तक का रिलीफ मिला है। कल भी वो पेश होंगे या नहीं, ये जाहिर है कि वेस्टल टेकिंग योर कॉल्स ऑन दैट एंड इस पर आप देख लीजिए कि क्या होता है। योर गेस इज एज गुड एज माइन। बट ये मामला कहीं भी नहीं आ रहा। इस पर मजीद बात करने के लिए बस मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया आपका मज़हर साहब। आई नो यू हैड अ बिजी डे, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर अस। हमारे साथ मौजूद बिलाल कियानी, मुआविन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया बिलाल कियानी साहब, आपका भी मुबारक हो, आपको IMF का ये मामला हो गया है। मज़हर अब्बास साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ जो हमने सीखा है पास्ट में, जो हमने सुना है पास्ट में, मतलब मैंने वो एक नाम था बाजवा, एक था फैज़, दोनों ने अदलिया के साथ मिलकर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाया। फिर और लोगों ने इमरान खान साहब या चेयरमैन PTI को मुसल्लत किया। 2018 की इलेक्शंस रिग हुई, उसके बाद बिल्स मंजूर होते थे लोगों को घरों से उठा के, लोगों को थ्रेट करके। उसके बाद अब फिर अदलिया में हमने एक डिवीज़न देखी। फिर हमने देखा जी अब दिल से उतर गए उनके चेयरमैन PTI। फिर बाजवा साहब भी अब कहीं पर चले गए। फैज़ साहब का भी इल्म नहीं है, ये पता है कि किसके ID कार्ड से किसकी शक्ल जोड़नी है जो जिना हाउस में मौजूद था। लेकिन ये हमें नहीं पता कि इलेक्शंस रिग करने वाले क्या पीछे हो गए हैं और एस्टैब्लिशमेंट का किरदार खत्म हो गया। तो रियल स्टेटस को तो मेरा ख्याल है ये 2 पॉलिटिकल पार्टीज नहीं थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज, जिनके लिए PTI को बनाया गया था। स्टेटस को तो वो एग्जिस्टिंग एस्टैब्लिशमेंट है जिसने मेरा ख्याल है अब तो ऑन पेपर, क्योंकि अब तो वो एक एपेक्स कमेटी का भी हिस्सा है इकोनॉमिक, और आपको पता है कि वही दे रहे हैं। आपको पता है चीफ जो आपके प्राइम मिनिस्टर है वो भी क्रेडिट आर्मी चीफ को देते हैं कि सारा उनका क्रेडिट है कि ये सब कुछ हो रहा है। सो देन वेयर ये अभाम और ये इलेक्शंस ये क्या है? देखिए सना, सारा हमारा मसला ये है कि जो भी आपने सारी बातें की हैं वो 100% दुरुस्त हैं। बिल्कुल इसी तरह चीज़ें हुई हैं और अगर मादी में चले जाएं तो शायद मोर और लेस यही सब कुछ होता रहा है। और यही वजह है कि हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन, हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन वो हमेशा से अनसर्टन रही है, इसलिए कि आपके यहाँ कोई सर्टेनिटी आती नहीं है।
the only certainty we have is uncertainty. यानी हमारे यहाँ इसके अलावा तो हमने कुछ नहीं देखा. मुझे यकीन नहीं आता, मुझे आज यकीन नहीं है कि इलेक्शन कल होंगे. यानी विद इन द कोलिशन जो है ये चीज़ें आ रही हैं. एक तरफ वज़ीर आज़म कह रहे हैं, वज़ीर कह रहे हैं कि इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे. उसी कोलिशन का एक और आदमी कह रहा है कि पता नहीं इलेक्शंस आगे भी बढ़ सकते हैं इस वजह से. एक कह रहा है कि पीटीआई के और जो चेयरमैन पीटीआई के और सब मास्टरमाइंड हैं, सब कुछ हैं, नन अदर देन द इंटीरियर मिनिस्टर. लेकिन वो मास्टरमाइंड की कहीं चार्जशीट हमें नज़र नहीं आती, उस मास्टरमाइंड की कहीं चालान नज़र नहीं आता. ये टू मैनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, या चाहे वज़ीर हों, पीटीआई वाले हों, इन चीज़ों ने पूरा ग्रिप कर लिया है पाकिस्तानी मीडिया को. पाकिस्तानी मीडिया जनरली भी हमारे यहाँ जर्नलिज्म ही सेड एंड शी सेड की रही है, लेकिन इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुज़रा को करने की ज़रूरत क्या है? रोज़ाना मरियम औरंगज़ेब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या है? रोज़ाना इंटीरियर मिनिस्टर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्या है? आपने कोई कार्रवाई करनी है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. आप कार्रवाई करें, आप अमल करें, चीज़ों को लोगों को जज करने दें ना, लोगों को भी तो कहने दें ना. हर चीज़ पर रद्द-ए-अमल नहीं होता. हर चीज़ का रद्द-ए-अमल जो है वो हमेशा उल्टा पड़ जाता है. मैं किस चीज़ को सेलिब्रेट करूं कि मिडिल क्लास और दब जाएगा, मिडिल क्लास और तबाह हो जाएगा. इसलिए मैं आईएमएफ की डील को वेलकम करूं. ठीक है, बिजनेस कम्युनिटी का अपना वो होता है, और आपने किसी से लोन लिया तो उसे लोन वापस भी करना है. लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में ये आईएमएफ क्या एग्रीमेंट क्या तब्दीली लाएगा? अब तक जो इतने साल आईएमएफ के एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसने हमारी जिंदगियों में कौन सी तब्दीली लेकर आया है जो ये एग्रीमेंट ले आएगा तब्दीली? तो मुझे तो आने वाले टैक्सेस खाए जा रहे हैं, मुझे तो आने वाली इस टफ कंडीशंस को, जिसका बोझ लामोहला मुझ पर ही पड़ेगा, लामोहला एक मिडिल क्लास ही इसके तले दब जाएगा. तो आप हमें रिलीफ क्या देंगे? सना, आपके पड़ोसी मुल्क में चंद साल पहले एक जमात उभरी, एक शख्स उभरा, उसने दिल्ली में इनकलाब बर्पा कर दिया, उसने गुजरात में इनकलाब बर्पा कर दिया, उसने पंजाब में इनकलाब बर्पा कर दिया. वो फ्रॉम नोवेयर आम आदमी पार्टी उभर कर आई, केजरीवाल उधर, और उसने जो मॉडल पेश किया, वहाँ ना बीजेपी अब उसे चैलेंज कर पा रही है, ना कोई दूसरा. हमारे यहाँ क्यों नहीं है हो पा रहा? हमारे यहाँ क्यों नहीं कोई इस तरह का निकल कर कोई आ रहा? मतलब चीज़ ज़रूरी है कि आप कोई प्रोजेक्ट ही लॉन्च करें, ज़रूरी है कि आप इलेक्शंस को मैन्यूवर्ड ही करें. आज आप पेश कर रहे हैं 73 पॉइंट्स रिफॉर्म्स, इंतखाबी इस्लाहात. भाई लेट दी अदर, जब कोई पार्लियामेंट आएगी 5 साल के लिए, उसमें पेश कीजिएगा ना. आज क्यों या 15 महीने पहले पेश कर देते, फ़ौरन 2-3 महीने के फ़ौरन बाद पेश कर देते, डिबेट करते, पब्लिक डिबेट करते, उसके बाद आप ये वो करते. उसमें आप प्रपोज कर रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया जाए. सर, यानी कि हमने सिर्फ टैक्सेस देने हैं, लेकिन हमने सवाल नहीं पूछने. हमें इंसाफ की उसको तवक्को नहीं करनी चाहिए. हमें ये नहीं पता चलना चाहिए मास्टरमाइंड एक्चुअली में कौन था, कब कार्रवाई होगी, कैसे होगी, बाजवा साहब का रोल क्या था, फैज साहब का रोल क्या था, फैजियाब जो हो गए थे वो कौन थे, अब जो फैजियाब हो रहे हैं वो कौन है, और इस्तेहकाम पार्टी बन रही है वो क्या है. इस पर मैं आती हूँ साहब आपका वापस. मैं वापस आती हूँ आपका. ताज हैदर साहब ने भी ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से. क्यारी साहब, इफ यू डोंट माइंड, मैं पहले ताज हैदर साहब से अगर शुरू कर लूँ. अगर आपने गुफ्तगू सुनी है मजहर अब्बास साहब की, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया सर. ये फरमा दीजिएगा कि ये मामलात तो थे कि इदारे अपने अपने हुदूद में रहें, फिर वो इदारे अपने अपने हुदूद में आते आते हमने मईशत का एक बिगाड़ देखा. फिर जी हमारी टॉप प्रायोरिटी बन गई जी आईएमएफ से लोन लेना है, आईएमएफ से लोन लेना है, डिफॉल्ट नहीं होना. फिर उसी असना में कोई पार्टीज दुबई में मुलाकातें कर लेती हैं, कोई पीडीएम की, आज आपने पता है इलेक्शन इस्लाहात की मीटिंग भी हुई है, उसमें भी ज़ाहिर बातें हुई हैं, 2-4 सीधा पॉइंट्स भी हैं कि जो सो जाते हैं, जो वहाँ पर जिन्होंने एक्चुअली में वोट कास्ट करके आपको देना होता है फॉर्म, अगर वो गायब हो जाएं, जाके सो जाएं, बोरियों में आपके वोट लेके भाग जाएं, तो उनको आगे आके देना चाहिए. दूसरा, एक पाबंदी
जो कि बैन करने की बात हो रही है सियासी जमातों को, वो भी जिक्र में आई। सर मैं जानना चाहती हूँ हमारी प्रायोरिटी क्या है? अब इदारों का तयन अब हो चुका है कि इदारे ही सेंटर स्टेज हैं और आप सिर्फ डेकोरेशन के लिए, कुछ ऐड करने के लिए, ऐड ऑन करने के लिए, कोई फॉरेन पॉलिसी पे कोई इकोनॉमी पे उनका रोल रहेगा। तो ये हमें हकीकत अब हमारे सामने आ गई है मेरा ख्याल है। नहीं, इदारों के अंदर तो अंदरूनी तकसीम है ना। 85,000 पाकिस्तानी जान से हाथ धो बैठे हैं और अभी तक हमें ये नहीं पता कि लड़ाई किस बात पे है। तो ये लड़ाई जो है वो क्या माजी परस्तों और मुस्तकबिल की बात करने वालों के दरमियान है, जैसा कि सैयद सिफ्ते हसन ने लिखा है बैटल ऑफ आइडियाज़ इन पाकिस्तान, ये किताब उनकी मशहूर है, कि एक तरफ वो माजी परस्त हैं और दूसरी तरफ जो हैं वो मुस्तकबिल की बात करने वाले हैं। तो ये तो अब हर इदारे के अंदर अंदरूनी लड़ाई है। तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि अदलिया की और पार्लियामेंट की लड़ाई है या जुडिशरी की और पार्लियामेंट की लड़ाई है। इख्तिलाफात पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, हर एक का अपना अपना प्रोग्राम होता है और वो बातचीत के ज़रिए, डिबेट के ज़रिए तय किए जाते हैं। आइन के ऊपर सब मुत्तफ़िक़ होते हैं और आइन की पाबंदी सबको करनी होती है। तो ये तमाम बात है। बाकी देखा जाए ये तो हर जगह ये एक चल रही है बात, और इदारों को भी आइन की पाबंदी करनी है और अपने अपने उसमें इख्तलाफात अपनी जगह हैं और बड़ी शदीद तकसीम हर जगह है। तो ये बहरहाल सर ये शदीद तकसीम से मगर आइन से फिर हम क्या हासिल करते हैं? अगर आइन हमारा रहनुमा है, अगर आइन हमारी रहनुमाई फरमाता है, इदारों की भी रहनुमाई फरमाता है, तो फिर आइन कहाँ स्टैंड करता है जब मामलात ऐसे हों कि कोई अपनी मर्जी पे लॉन्च कर देता है पार्टी, कोई अपनी मर्जी से। देखिए, आइन हमारा रहनुमा नहीं है। हमारा रहनुमा बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन ये कि हम आइन के पाबंद हैं और हमें ये भी इख्तियार है कि हम हालात के मुताबिक आइन में तरमीम भी कर सकते हैं, यानी तरमीम पे भी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये कि हालात का दुरुस्त तज्जिया हो, डायलॉग हो आपस में और फिर हल तजवीज़ किए जाएं। मैं नहीं समझता कि ये हल है कि आप कर्ज़ लेते रहें और माल दरामद करते रहें। ये जो लियाकत अली ख़ान ने 1950 में किया था कि PIDC बनाई थी, उसका चार्टर अगर पढ़ लिया जाए तो उससे काफ़ी मदद ली जा सकती है। 94 मेगा प्रोजेक्ट्स थे। ये भुट्टो साहब ने जो शहीद ने पाकिस्तान टूटने के बाद पब्लिक सेक्टर को जैसे आगे लेके आए, ये उम्मीद करना कि जी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन लोन आएगा, जी जनाब, आज तक इंसानी तारीख़ में किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क को नहीं बनाया है। वो मुल्क के लोगों को ख़ुद बनाना होता है और हमें अपने जो कुदरती वसाइल हैं और जो इंसानी वसाइल हैं उनको मोबिलाइज़ करके और अपने मुल्क को तरक्की देनी है, और इसके लिए मनसूबाबंदी की ज़रूरत है। तो बैठ के मनसूबाबंदी करें। प्रेसिडेंट जरदारी तो यही कह रहे हैं कि भाई बैठें और एक मनसूबाबंदी करें कि हमें क्या करना है। हमारी अपनी रिवाइवल प्लान तैयार है, हम 3 साल से उस पर बात कर रहे थे, और जो कि काफ़ी सीधी सादी है और आसान हल हैं हमारे। उसको हम सामने रखते हैं, दूसरे अपने हल लाएँ, बैठ के बात कर लेते हैं और एक मुत्तफ़िक़ा राय बनाई जा सकती है। ठीक है, मैं क्यानी साहब आपके पास आऊंगी। ये फरमा दीजिएगा कि IMF का चले ये मामला हो गया, अनथक मेहनत की है, वो तो हम क्रेडिट भी देते हैं, शहबाज शरीफ साहब को भी देते हैं, बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो फॉरेन पॉलिसी को लेके चले हैं वो भी बहुत आला रहे हैं इस मामले में। तमाम कारकर्दगी सबकी ठीक है, मैं नहीं कोई मार्क्स देना चाहती, लेकिन मुझे तो कोई इस पर एतराज़ नहीं है कि मेहनत ज़रूर सब ने की है। सागदार साहब ने भी की है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी की थी, लेकिन फिर आप क्रेडिट अगर आपको आर्मी चीफ को एट द एंड ऑफ द डे देना पड़े, तो मुझे ये सिर्फ समझा दीजिए कि एक जो मास्टरमाइंड है सो टू स्पीक 9 मई सानेह का, उससे IMF का जाके वफ्त मिलता भी है और वो उस वक्त ममनुआ इलाका नहीं है उसका घर। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि क्रेडिट किसको देना है, कौन क्रिमिनल है, कौन किसको पीनलाइज करना है, किसको लीगलाइज करना है। आप जरा फरमा दीजिएगा ये अब ये मामला अगर आप अब छोड़ देंगे अगर 14 अगस्त को, तो ये मामला आगे जाके क्या बनेगा हमारे लिए? नहीं, क्या कर्ज लेने का आप क्रेडिट किसी को देना चाहते हैं?
नहीं मैं सॉरी ताज हैदर साहब, मैं आपका साथी हूँ, मैंने कियानी साहब से सवाल किया है। एक मिनट जी। जी कियानी साहब। जी माफ़ कीजिएगा। जी एक तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो सना साहिबा। देखिए थैंक यू। सबसे पहले तो जी ये मामला बड़ा वाज़ेह है और मैं वेरी क्विकली आई वांट टू रीकैप कि 30 जून के दिन वज़ीर-ए-आज़म ने स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये अनाउंस की थी IMF के साथ, जो 9 माह की और $3 अरब की ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट है। उसके बाद हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरेबिया से $2 अरब का डिपॉज़िट हमारे पास आ गया है। आज UAE से $1 अरब का डिपॉज़िट आ गया है और आज ही लेटर आई मीन एनी टाइम नाउ या लेटर टुडे हम इंशाल्लाह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उम्मीद कर रहे हैं कि IMF का बोर्ड अप्रूवल भी आ जाएगा और जिसके नतीजे में इस स्टैंड बाय अरेंजमेंट का फाइनल अप्रूवल IMF से हो जाएगा और आगे हमें इसके पहले ट्रांच की डिस्बर्समेंट हो जाएगी। तो देखिए पहली बात तो ये है कि कोई जश्न नहीं मना रहा और मैं एक बात ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि ये यकीनन हमारी मईशत की ज़रूरत थी। जिस तरीके से मौजूदा हुकूमत ने बैलेंसिंग एक्ट परफॉर्म किया है, डिफ़ॉल्ट अवर्ट किया है, पिछली हुकूमत ने पहले फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं बढ़ाए, फिर जानबूझ के डिफ़ॉल्ट की तरफ मुल्क को धकेला, खुद IMF का प्रोग्राम तोड़ के, फिर बाद में जब मौजूदा हुकूमत ने IMF प्रोग्राम रिवाइव करने की कोशिश की, इसलिए नहीं कि हुकूमत को शौक था बट इसलिए बिकॉज वो उस वक्त मईशत की ज़रूरत थी। तो उस टाइम पर इन लोगों ने फिर से सबोटाज करने की कोशिश की। मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता मगर देखिए पिछले 1-1.25 साल में हमने एक इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ एक सफ़र तय किया है। ये भी अभी जो प्रोग्राम है इसके बारे में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है कि लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी मईशत की ज़रूरत थी, हमने एक काम किया है मगर ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस है जिसको हमने यूटिलाइज़ करके हमने इस स्पेस को यूटिलाइज़ करना है। हमने थोड़ी सी इससे यकीनन सर्टेनिटी आई है मईशत में। आपने स्टॉक एक्सचेंज में रिस्पांस देखा, आपने बिज़नेस कम्युनिटी में देखा, तो देखिए इसका यकीनन एक फ़ायदा है क्योंकि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाए तो वो हालात होते हैं जो श्रीलंका में थे और साल पहले अगर हमने ना इंटरवीन किया होता तो साल पहले ही मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। तो फिर तो आपके मुल्क में ना दवाई होती है ना पेट्रोल होता है। मतलब कि वो एक बड़ी विजुअल आपके सामने मिसाल श्रीलंका की मौजूद है। उसके लिए पूरी आवाम के लिए शदीद मुश्किलात होती हैं। यकीनन आज भी हालात आसान नहीं है मगर इससे काफ़ी ख़राब हो सकते थे। दूसरी जो बात आपने खान साहब की देखिए ये बिला वजह एक मीटिंग के ऊपर ये इतने जश्न मना रहे हैं, इन लोगों को तो माफ़ी मांगनी चाहिए आवाम से और ये जश्न मना रहे हैं। असल में हकीकत तो ये है कि यकीनन कोई भी ये नहीं चाहता कि जिस तरह इन लोगों ने पहले 4 साल मईशत तबाह की, उसके बाद IMF का प्रोग्राम इनने खुद डीरेल किया जो उनका अपना था और उसके बाद जब मौजूदा हुकूमत ने रिवाइव करने की कोशिश की तो उन्होंने उसमें रोड़े अटकाए। बाकायदा वो शौकत तरीन और जब तैमूर झगड़ा की फ़ोन कॉल आपके सामने है, वो ख़त लिखे, उसकी नीयत ही ये थी कि प्रोग्राम रिवाइव ना हो। तो यकीनन ना इधर IMF ना ही हम ना ही कोई भी मुल्क में ये चाहता होगा कि इस तरह के अनासर फिर से हमारे इस प्रोग्राम को डीरेल करें। जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हमारी एक प्रोग्रेस हुई है उसको कोई डीरेल कर सके। तो मुझे तो इनके ये जो जारहाना जो बातें हैं और ये इसी शख्स की कहीं कोर्ट रूम में बैठे हुए ये भाषण दे रहा था कि मुल्क तो डिफ़ॉल्ट हो जाए तो पता नहीं ये नुकसान हो जाता है और मैं ना कहता तो ये एक तो ये गलत फहमियों में अपनी अहमियत के मुतालिक और दूसरा इनको अभी भी अल्लाह करे कि ये थोड़ा सा गौर करें अपने अल्फाज पे और इस तरह की बातें करने के बजाय कौम से माफ़ी मांगे। जी सर कौम से तो माफी नहीं मांगेंगे, ये जरा बता दीजिएगा क्योंकि आपने माफ ना करने का फैसला किया था उनको जिन्होंने नवाज शरीफ साहब की चलती फिर फलती फूलती जो इक़्तिदार था उसको हिला दिया, उसके बाद उसकी बुनियादें हिला दी, उनको कामा पे निकाल दिया। तो उसमें तो बाजवा साहब भी सरे फहरिस्त थे, फैज़ की हम बाकियात का भी जिक्र बार बार सुनते रहे हैं। तो लेकिन अदलिया के साथ आपने एक फ्रंट लेना है और अदलिया को दुरुस्त करना है और ये आप जितने अभी मईशत के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं ये आपके हाथ में, अगर आपके हाथ में था तो फिर आपको जनरल आसिम मुनीर की इतना क्रेडिट क्यों दे रहे हैं उनको, उनका कितना रोल है इसमें? जी 2 बातें। एक तो बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने 2017 में उनको एक तजर्बा एक एक्सपेरिमेंट के लिए मुल्क में एक भोंडी एक्सपेरिमेंट के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को जिन लोगों ने हटाया वज़ारत उज़्मा से, जिन लोगों ने उनको पार्टी की सदारत से हटाया और जिन लोगों ने जेल भेजा और इस अमल को पूरा करने के लिए रियासत के सारे सतून इस्तेमाल किए गए, जो लोग उसमें मुलव्वस हैं वो इस कौम के मुजरिम हैं। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है और उन सबको कैफ़रे किरदार पर पहुँचाना चाहिए। और यकीन करें आज भी मैं समझता हूँ मतलब कि वी वुड हैव हैड अ टोटली डिफरेंट पाकिस्तान। उस टाइम पे वो ना तजर्बा होता। इंशाल्लाह मुझे नवाज शरीफ साहब 2018 में वज़ीर-ए-आज़म बनते, हम एक IMF प्रोग्राम से निकल के एक सस्टेनेबल ग्रोथ पाथ पे आ गए थे। हमने उस टाइम पे उन रिफॉर्म्स की तरफ सफ़र जारी था, ख्वाह वो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हों, ख्वाह वो हमारे एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स हों। 12,000 मेगावाट बिजली इंस्टॉल हो गई थी। वी वर ऑन अ डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर। तो देखिए आज भी ऑनेस्टली मैं समझता हूँ जी कि जिन हालात में आज मुल्क को फिर से पहुँचा दिया गया है इस तजर्बे के नतीजे में,
और पिछले 1.25 साल में हम थोड़ी स्टेबिलिटी लाएँ, मगर आज भी जो हमारी मईशत की, हमारे एक्सटर्नल रिलेशंस की, जो मुल्क के अंदर इंटरनल पॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है, उसके अंदर नवाज शरीफ साहब वो वाहिद शख्स हैं जिनके पास वो तजर्बा भी है और वो सियासी कदकाठ भी है, वो टेम्परामेंट भी है। मेरा मसला सिर्फ ये है ना कि हमने अगर अपनी आदतें दुरुस्त करनी है और अगर मामला दुरुस्त करने हैं तो आज ये हो सकता है ना इकोनॉमी ठीक करा के फिर चलता कर दिया जाए। तो हमने सीखा क्या है माजी से? जरा एक वक्फा लेने जा रहे हैं, हमारे साथ रहिए, वापस आते हैं तो उस गुफ्तगू को यहीं से जारी रखते हैं। एक मिसाक मईशत भी हुआ था, मिसाक जमहूरियत भी हुआ था, उसमें किस कदर हमने अमल किया और इस पर किस कदर अमल करेंगे, बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हमारे पास एक बड़ा प्रेस्टीज पैनल है इस वक्त। मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर ताज हैदर हमारे साथ मौजूद हैं, बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जस्ट कटिंग टू द चेस, मैं मज़हर साहब आपके पास आना चाह रही हूँ, लेकिन आपने जो बात की थी कि इट्स टू मेनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज एंड टू लिटिल एक्शन, तो मैं इस पर ताज हैदर साहब आपका कमेंट चाहूंगी कि हर बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बात पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर बात की एक दलील, लेकिन एक्शन कुछ नहीं होता। 9 मई के मंसूबे की जिन्होंने सरपरस्ती की या मास्टरमाइंड हैं उनको फाइनली जिना हाउस केस में नामजद तो कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी आंखें सिर्फ तोशाखाना केस पर हैं। ये क्यों कर? देखिए, मतलब मैं इनसे यही कहता हूँ, मैं सिंध में भी अपने लोगों से यही कहता हूँ कि भाई तुम टीवी क्यों देखते हो, या ये कि तुम टीवी पे क्यों आते हो। भाई अपना काम करो, क्योंकि अगर इन चीज़ों में लगे रहोगे तो काम नहीं होगा। जिस वक्त मैं थर को देख रहा था तो मैं ना कोई बयान देता था ना उसमें काम करते थे, और आज थर मुल्क का सबसे तरक्की याफ्ता इलाका है। अल्लाह ने बड़ी रहमत की है। 3 रुपये यूनिट पे हम बिजली वहाँ बना रहे हैं, $27 पर टन पे हम कोयला निकाल रहे हैं वहाँ से, और खुशामद कर रहे हैं कि भाई एक रेलवे लाइन बनाई जाए ताकि ये जो $400 पर टन पे इंपोर्ट हो रहा है कोयला, इसकी जगह जो हमारा कौमी पैदावार है वो 2 मॉडल हैं। एक तो है आप कर्ज़े लेते रहें, इंपोर्ट करते रहें। दूसरा मॉडल है कि आप मुल्की पैदावार बढ़ाएं और पैदावारी लागतों को कम करें। और ये बड़ी अच्छी बात है कि ये हुकूमत के आखिरी महीने 1.5 महीने में इस चीज़ पे कुछ तवज्जो दी जा रही है कि हाँ मुल्की पैदावार कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर जो IMF की कराची में ब्रांच है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, वो अगर बढ़ा देती है इंटरेस्ट रेट, इंटरबैंक रेट 22%, या ये कि बिजली अगर हम के रेट फिर से बढ़ा दिए जाते हैं, तो इससे तो मुल्की पैदावार कम होगी। और मुझे ख़तरा ये है कि क्योंकि इस इंटरेस्ट रेट पे कोई भी कर्ज़ा लेने को तैयार नहीं है, तो बैंकों के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि उन्हें जो डिपॉजिटर्स हैं उनको ज़्यादा पैसे अदा करने पड़ रहे हैं, क्रेडिट लेने कोई आ नहीं रहा। तो अब अगर दूसरे मुल्क 2.5% 3% के बैंक रेट पे काम कर रहे हैं और हमसे कहा जा रहा है कि 25% पे करें, तो मेरे ख्याल से मईशत सिर्फ एक पहलू है ना। आपने सिक्योरिटी के मामला भी देखने हैं ना ताज हैदर साहब। देखिए, इस्तेहकाम पाकिस्तान आपको लगता है कि खुद ही ये पार्टी बन गई है या इसको बनाया जा रहा है? ये एक और प्रोजेक्ट है इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये नया प्रोजेक्ट है? मुझे पता नहीं, मेरे ड्राइवर कुछ कह रहे थे, मेरे ड्राइवर कह रहे थे कि उन्होंने इस्तेहकाम को गूगल पर डाला इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए, तो वो आया एस्टेब्लिशमेंट इस्तेहकाम का जो अंग्रेजी ट्रांसलेशन। ये मेरे ड्राइवर हैं, वो अदनान कह रहे थे, तो हो सकता है गलत कह रहे हैं। ठीक है, आपके ड्राइवर ने बड़े पते की बात कर। हमें तो मज़हर अब्बास साहब आपके ड्राइवर क्या कह रहे हैं? हम दूसरों की बात नहीं। मैं एक मिनट पूछूं, मज़हर साहब के ड्राइवर, वो ड्राइवर कह रहे हैं कि इस्तेहकाम का मतलब आप बता दें। आप ठीक है सर, आप बता दें मज़हर साहब, आपके लिए इस्तेहकाम के आपके ड्राइवर ने कुछ गूगल किया? चलिए मुझे मज़हर साहब से ले लेते जवाब। मज़हर साहब देखिए, मैं और ताज भाई जो है ना वो तकरीबन एक ही जहन के लोग हैं, और ताज भाई के वालिद और मेरे वालिद दोस्त, ताज भाई के वालिद और मेरे वालिद दोस्त आपके चचा थे, कर्रार चचा थे आपके वो। और दूसरे ये कि देखिए, मेरा ड्राइवर हो, ताज भाई का ड्राइवर हो, बिलाल साहब का ड्राइवर हो, आप मार्केट में चले जाएं, एक आम आदमी का सवाल यही होता है कि हमारी ज़िंदगी में कब तब्दीली आएगी, चीज़ें कब बेहतर होंगी। वो बेजा रोना नहीं रोता,
वो बेजा जिद नहीं करता। और हमारी ये गलत फहमी है कि हमारे ये जो इस तरह के लोग होते हैं इनका सियासी शऊर नहीं होता, इनका हमसे बहुत ज़्यादा सियासी शऊर होता है। ये जब बातें करते हैं तो वो बिल्कुल दिल की बातें करते हैं, सच्ची बातें करते हैं, इसलिए कि वो भुगत रहे होते हैं। हमारे यहाँ हिपोक्रेसी होती है, हम जैसे लोग हिपोक्रेसी का शिकार हो जाते हैं, लेकिन ये बड़े प्योर लोग होते हैं। आप चले जाएं तो सर मतलब मामला, सॉरी वाजा साहब आपको काट रही हूँ, लेकिन मामला तो ऐसे ही चलते रहेंगे, मतलब कोई उम्मीद नहीं है कोई तब्दीली आने की, जैसे मामला चल रहा था वैसे ही चलेगा, किसी के हाथ में कुछ है, यू आर ऑल रिप्लेसेबल, लेकिन सम पीपल आर वेल प्लेस्ड एंड दे विल ऑलवेज कॉल द शॉट्स। देखिए हो सकती है दो चीजें जब तक हमारी यहाँ नहीं तय होंगी वंस फॉर ऑल। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हमने बहुत अच्छा जो है मुआहिदा किया, लेकिन आज हम देखें तो हमने उस चार्टर की जो है बहुत सी शिकों को उड़ा के फेंक दिया, साइड में डाल दिया। हम चीज़ों को करते हैं और फिर उससे डिरेल कर जाते हैं। जब तक पाकिस्तान में एक स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम नहीं आएगा, जब तक एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ नहीं होंगी, और एम्पावर्ड लोकल बॉडीज़ का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये होगा कि असेंबलियों में फिर ऐसे लोग आएंगे जो सिर्फ लेजिस्लेशन पे तवज्जो देंगे, बाकी काम तो लोकल बॉडीज का होता है। सही है, ठीक है सर, ये फैसले पता नहीं कब होंगे। मैं एक मिनट वेरी क्विकली सर, आई वांट टू जस्ट एक मिनट, मैं सर आपका बात करूं, एक मिनट दे दीजिएगा मंजर साहब। अच्छा बिलाल कियानी साहब, जरा फरमा दीजिएगा कि आज जो मीटिंग भी हुई है इस्लाहात पे, इलेक्शन के इस्लाहात पे, इसमें ये पार्टी बैन करने का जो मामला है, क्या ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है? फिर कहा गया नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तो अयाज सादिक साहब जो चेयर कर रहे थे उन्होंने तो उसको बिल्कुल रद्द किया है, तो ये तासुर क्यों आ रहा है फिर? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, आई थिंक ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस शो मैंने देखा है कि खबर आई है कि आईएमएफ ने बोर्ड अप्रूवल दे दिया है जी 3 अरब जो हमारा स्टैंड बाय अरेंजमेंट था, जो आज आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव की बोर्ड मीटिंग होनी थी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग होनी थी, तो वो मैं फिक्र करना शुरू करूँ या शुगर करना शुरू करूँ? वो बोर्ड अप्रूवल हो गया जी। नहीं देखिए नहीं देखिए, यकीनन एक खुशाइन खबर है और इससे यकीनन और सर्टेनिटी आएगी। अच्छा देखिए बात यह है कि मेरे में फ्रैंकली इसकी अपडेट नहीं है जिस मीटिंग का आज आप जिक्र कर रही हैं, मगर यकीनन हमें देखना चाहिए जी कि हमें नहीं, ये तो बुनियादी तौर पे इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो देखेगी कि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस किस तरह इंश्योर करने हैं और टाइमली किस तरह इंश्योर करने हैं, साथ ही साथ कौन सी जमातें उस पैमाने पे उतरती हैं जो आइन और कानून के मुताबिक हो, कौन से अफराद उस पैमाने पे उतरते हैं। तो देखिए अदरवाइज़ भी अवाम जानती है कि हकीकत क्या है। और मैं एक बात बस ज़रूर मैं तायद करना चाहूँगा, जो बात बिल्कुल मज़हर अब्बास साहब अभी आखिर में कह रहे थे कि 2-3 चीज़ें यकीनन दरकार हैं। एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, और हमने देखा है 2013 के बाद 2017 तक अगर आप देखें तो उसके बाद भी अगर ये खलल ना आता, जैसा भी होता, जो भी इलेक्शन के नताइज होते, अगर वो एक्सपेरिमेंट ना होती, तो मुझे इस बात का यकीन है कि आज पाकिस्तान बेहतर खड़ा होता। ये हम समझते हैं बतौर जमात और कारकुन, मैं बतौर जमात, कि नवाज शरीफ साहब फिर से इलेक्ट होते और ये पाकिस्तान वो सफ़र तय करता। मगर इर्रिस्पेक्टिव अगर उस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट ना की होती तो यकीनन आज हम मुआशी सतह पे भी, डिप्लोमेटिक सतह पे भी, अंदरूनी मामलात में पॉलिटिकली वी वुड हैव बीन इन अ बेटर प्लेस। तो यकीनन हमें आगे स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की जरूरत है और लोकल बेटर प्लेस, बट वी कुड हैव बीन, बट वी शुड हैव बीन, बट वी हैव नॉट मेड इट दैट। ठीक है सर, बिकॉज़ you people are replaceable and you haven't managed to maintain that position. Okay, तो ताज साहब सर ये फरमा दीजिएगा वेरी क्विकली सर कि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई रोल होगा इलेक्शंस में, क्या ये एज ए पॉलिटिकल जमात रहेगी, खंबे को भी वोट पड़ेगा जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई कहते हैं, तो आप समझते हैं कि कुछ रह गया है, आपको बैन करने की जरूरत रहेगी या ये फैसला कहीं और होगा? देखो बीबी, हम तो अपनी जमात के इलेक्शन में लगे हुए हैं कि किस तरीके से हम 3 साल से तो इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान पे हम काम कर रहे हैं कि इकोनॉमी को कैसे उठाया जाए। सॉल्यूशंस बड़े सिंपल हैं, कोई इतनी दुश्वारी उसके अंदर नहीं है। और ये मैंने पिछले साल बजट में भी ये सब तमाम सॉल्यूशंस दिए थे। इस दफ़ा बजट पे मुझे तकरीर नहीं करनी दी गई, लेकिन मैंने साजिश ये की कि जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस की थी उसमें ये कई प्रपोजल्स रख दिए। इसहाक डार साहब मोहतरम भी तशरीफ़ रखते थे, उन्होंने तस्लीम भी किए कि हाँ ये अच्छे प्रपोजल हैं, लेकिन जब फाइनल बजट आया तो वो नहीं था। लेकिन बहरहाल इस वक्त अगर इत्तेफाक नहीं हुआ है तो फिर आगे चल के इत्तेफाक किया जा सकता है।
हम जल्दी में नहीं हैं। देखो मैंने बहुत बुरे ज़माने देखे हैं। इस वक्त मैं टेलीविजन लेकिन पर सर वो बैठ के खट्टर बात साहब कर की रहा हूं, रुकनियत मैंने मुअत्तल वो कर ज़माना दी है आज। देखा। परवेज खट्टर जब साहब वो का एक आपस पूरा में ग्रुप बात नहीं इमर्ज कर कर रहा है, सकते। तो पीपल्स पार्टी अपनी पॉलिटिक्स में क्या और लोगों को इन्वॉल्व करने का तो सोच रही है ना। ये भी तो इलेक्शन की तैयारी में ही आती है ना बात। तो ये आप सोच सकते हैं इस पहलू पर। नहीं, वो सारी बात है। और कबीरा खड़ा बाजार में हर एक की मांगे खैर, हमारी वो हालत है कि हम सबके लिए गुडविल रखते हैं और अपना एक इकोनॉमिक प्रोग्राम लाके, एक पॉलिटिकल प्रोग्राम लाके और इसको सुए कतार मी कशम नाक़े बेमहार रहा कि हम इसको उधर चलाते हैं कि भाई पब्लिक सेक्टर में आगे बढ़ो। The more things change, the more they remain the same। कहा जा रहा था IMF प्रोग्राम हो जाएगा तो मुल्क के हालात तब्दील हो जाएंगे। कहा जाता है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, वक्त पर हो जाएंगे, आइन के मुताबिक हो जाएंगे तो हालात तब्दील हो जाएंगे। लेकिन हालात तब्दील करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी होता है कि आप इस्टेब्लिश कर लें कि वेल प्लेस्ड लोग रिप्लेसेबल का फैसला कर सकते हैं या रिप्लेसेबल लोग वेल प्लेस्ड को अपनी प्लेस में रख सकते हैं। नाउ दिस इज नॉट अ क्रिटिकल स्टेटमेंट, इट्स अ फैक्चुअल स्टेटमेंट। और जब तक हम ये डिसाइड नहीं करेंगे, आप इधर वे डिसाइड कर लीजिए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पर कर लीजिए। Thank you for watching today. We will see you tomorrow.